हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां, आज 6 अप्रैल है और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना 42वां स्थापना दिवस फाउंडेशन डे मना रही है। पूरे विश्व में इस बात की उत्सुकता है कि बीजेपी का ये जो राइज है, उत्थान है, वो कैसे हुआ। 42 साल की हो चुकी है यह पार्टी। अपनी विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण और यादगार पल देखे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा देखते देखते कई पड़ावों और मंजिलों को तय कर चुकी है और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ा है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों वाली पार्टी बनी और 5 साल बाद 1989 में 85 सांसद हो गए। 1991 में 120 तो 96 में 161 एमपी हो गए और ये विकास यात्रा चलती रही 1999 में 182 सांसद हो गए। लेकिन बीजेपी का चरमोत्कर्ष तब हुआ जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सेंटर में आई 282 सीट के साथ 2014 में, और 2019 में 300 सीट पार करने वाली पार्टी बन गई बीजेपी लोकसभा के चुनाव में। तो ये विकास यात्रा जानना है कि आखिर बीजेपी का मास्टर माइंड यानी आर्किटेक्टर कौन है। इस वीडियो में प्योर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भी स्टूडेंट के बीच में चर्चा किए हैं और उसी तर्ज पर आज सबसे बड़ी विश्व की जो पार्टी है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं शिखर तक पहुंच चुकी इस पार्टी के 10 ऐसी बातें जो इसको बुलंदियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। पहली बात सभी को जानना है कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई। जनता पार्टी से अलग होकर एक ऐसे दल की नींव रखी गई जो भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में विख्यात हुई। बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1980। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर बलराज मधोक वाली भारतीय जनसंघ का नया रूप ही बीजेपी को माना जाता है। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय होने के कुछ साल बाद वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आने लगे। इसके बाद अलग संगठन बनाने का फैसला किया गया और बीजेपी की नींव पड़ी। शायद उस समय सबसे बेहतरीन डिसीजन हुआ जनता पार्टी से अलग होने का और बीजेपी बनाने का। आज बीजेपी अगर है तो उस डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है जब बीजेपी जनता पार्टी से अलग होकर अलग पार्टी बनी। जानते हैं जनसंघ का, अगर बीजेपी को जानना है तो जनसंघ को जानना पड़ेगा। क्या है जनसंघ, उसकी स्थापना कैसे हुई। कहानी शुरू होती है 21 अक्टूबर 1951 से। उस दिन दिल्ली के कन्या माध्यमिक विद्यालय परिसर में भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। यही डेट है 21 अक्टूबर 1951 जब अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। आयताकार भगवा ध्वज को स्वीकार किया गया और उसी में अंकित दीपक को चुनाव चिन्ह स्वीकार किया गया। 1952 का चुनाव होता है और आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती। ये स्टार्टिंग था एक तरह से जनसंघ के लिए। उसके बाद आपातकाल हुआ इंदिरा गांधी के शासनकाल में और जनसंघ का विलय हो जाता है, मर्ज हो जाता है जनता पार्टी में। 71 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी जीत मिली, लेकिन भारतीय जनसंघ ने भी 22 सीटों पर जीत दर्ज की। 1975-77 तक देश में आपातकाल लागू होता है। कई नेता जेल में गए। आपातकाल के बाद 1977 में भारतीय जनसंघ का
जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी में जनसंघ के विलय के बाद भी जनसंघ के सदस्य आरएसएस की सदस्यता नहीं छोड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य वे लोग बने रहे तब जबकि जनसंघ का विलय हो गया जनता पार्टी में। जनता पार्टी के कई नेताओं को दो संगठनों की सदस्यता पर आपत्ति होती रहती थी। यही जनसंघ से जनता पार्टी में गए नेताओं के अलग होने की मुख्य वजह बनी। दरअसल 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 1925 में आरएसएस को बीजेपी का मातृ संगठन मदर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। बीजेपी के नेता आरएसएस से अनिवार्य रूप से आज भी जुड़े रहते हैं। भारतीय जनसंघ हो या बीजेपी, यहां जोड़ियां काफी फेमस रही हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी जनसंघ काल में प्रसिद्ध रही, तो बीजेपी के उदय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी की कोई काट नहीं थी। आज के भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी सुपरहिट जोड़ी मानी जाती है। अटल आडवाणी के युग के बाद मोदी शाह के नेतृत्व में ही बीजेपी सबसे अधिक ताकतवर और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन पाई है। बीजेपी अपने स्थापना के बाद शुरुआत के पहले दशक में कड़े संघर्ष के दौर से गुजरी। जनसंघ के दीपक चुनाव चिन्ह के बाद भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल आवंटित हुआ, लेकिन कमल के फूल पर बीजेपी को चुनाव मैदान में उतरने का मौका 1984 में मिल सका। हालांकि अपने पहले चुनाव में बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके महज 2 सांसद संसद में पहुंच पाए। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट राम मंदिर आंदोलन का रहा। जून 1989 में पालमपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और यहां पर राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन का फैसला किया गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कल्चरल नेशनलिज्म का यह मुद्दा देश की सुर्खियां बन गया। 25 सितंबर को आडवाणी की राम रथ यात्रा सोमनाथ मंदिर से शुरू हुई। 30 अक्टूबर को इस रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचकर कार सेवा में भाग लेना था। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी अयोध्या में बड़ी संख्या में कार सेवक पहुंच गए थे। आडवाणी की रथ यात्रा अपना काम कर चुका था। देश में धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका था। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था और फिर आई 6 दिसंबर 1992 की तारीख, याद होगा आपको। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। ढांचा तोड़ने का आरोप बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर लगा। आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी। बीजेपी के 3 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। इतना बड़ा एक्शन लिया गया। 1996 का वह साल भी आया जब 2 सांसदों वाली बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए केंद्र में आमंत्रित किया। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की सत्ता का बागडोर बीजेपी के हाथ में आया, लेकिन यह सरकार मात्र 13 दिनों में ही गिर गई। 2 साल बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला। 1998 में बनी यह सरकार फिर 13 महीने ही चल पाई। यह 13 का चक्कर बीजेपी के लिए शुरू में थोड़ा भारी पड़ रहा था। कई दलों के सहयोग से सरकार का गठन किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। 96 और 98 का यह 13 का चक्कर, उसके बाद बीजेपी इससे आगे निकल चुकी थी। 13 अक्टूबर 1999 को एनडीए ने 303 सीटें जीती। यह पूरा एनडीए की मैं बात कर रहा हूं, और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा को सबसे ज्यादा 183 सीटें मिली।
अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, 96, 98 और फिर 99। लाल कृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। यह सरकार पूरे 5 साल चली। 2004 में एनडीए का इंडिया साइनिंग का नारा फ्लॉप साबित हुआ। समय से 6 महीने पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव की घोषणा की और कांग्रेस गठबंधन को 222 और एनडीए को महज 186 सीटें मिली। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सरकार बनाने वाला जनादेश नहीं मिला, वह विपक्ष में बैठी। यह वह दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर राजनीति से संन्यास ले चुके थे और आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव में जाने का ऐलान कर चुके थे। अटल सरकार के कार्यकाल पूरा होने के बाद आडवाणी को पीएम के चेहरे के रूप में पेश किया गया, लेकिन बीजेपी को 2004 और 2009 में सरकार बनाने लायक जनादेश नहीं मिला। 2014 आते आते बीजेपी में चेहरा बदलने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। यही समय था 2014 के आम चुनाव के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। 2014 के आम चुनाव हुए। 10 साल से सत्ता संभाल रही डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को जनता पूर्णतः नकार चुकी थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। बीजेपी 282 सीटों के साथ भारत सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2019 में बीजेपी पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से केंद्र में सत्ता में आई। यही नहीं, कांग्रेस देश के विभिन्न राज्यों में सिमटती गई और बीजेपी एक एक कर राज्य की सरकारें भी बनाती गई और बीजेपी ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत, जो आज लगभग चरितार्थ होता नजर आ रहा है। यह करिश्मा कैसे हुआ? लोकसभा में 2 सीट से 303 सीट। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि एक दिन आएगा जब देश में कमल खिलेगा, जब अंधियारा हटेगा और कमल पूरे देश में खिलेगा। सांसदों की बात करें तो 84 में 2, 89 में 85, 91 में 120, 96 में 161, 1998 में 182, 1999 में 183, 2004 में 138, 2009 में 116, 2014 में 282 और 2019 के लोकसभा आम चुनाव में 330 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे। आज 42 साल की यात्रा में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर चुकी है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक वीडियो, और इस वीडियो में देखिए कि क्या बोलते हैं आप अटल बिहारी वाजपेयी का इनका जो समय है। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो स्पिरिट आजादी का था, वो स्पिरिट
भारत का वो स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए, 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं।